हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने नए सेशन के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। ये टॉपिक पॉलिटी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इससे रिलेटेड लगभग सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक का स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है इस टॉपिक को जो है पढ़ा जाए, किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाए, जिससे जो है हमारा ये टॉपिक जो है कवर हो जाए और कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, कोई भी संभावित क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को जो है आसानी से जो है उसको सोल्व कर दें। तो आज हम लोग जो है इसी टॉपिक का जो है स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करेंगे कि जो है कैसे जो है किस अप्रोच के साथ जो है इसे हमें पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये जो है यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो है हमको जो है इसके लिए क्या करना है, इसकी प्रकृति, उद्देश्य, संवैधानिक प्रासंगिकता और मौलिक अधिकारों के साथ जो है उसके जो भी अंतर संबंध जो समझ होना चाहिए उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। स्पेशली जो हम लोग को जो डीपीएसपी में पढ़ना है वो इसकी जो है परिभाषा क्या है, इसका जो है स्वरूप किस तरीके का है, इसकी जो है मौलिकता क्या है, फंडामेंटल राइट के साथ जो है इसका किस तरीके का जो है इंटर रिलेशनशिप है। तो उस तरीके का जो है हम लोगों को जो है समझ विकसित करना है इस टॉपिक में, और उसी के अंतर्गत हम उस अप्रोच के साथ जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए। पहला अप्रोच क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी भी पार्ट को पढ़ते हैं या किसी विषय को पढ़ते हैं तो खासकर पॉलिटी में जो है आपको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है हमको ये देखना है कि जो इसका जो संवैधानिक प्रावधान है किस तरीके का है, कहाँ पे किया गया है। क्लियर? तो हम लोगों को जो है सबसे पहले जो है समझ किस तरीके का विकसित करना है, इसकी संवैधानिक जो है प्रोविजन को हमको पढ़ना है। और इसका संवैधानिक प्रोविजन देखें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है दिया गया है। ठीक है? अब इसमें जो है पार्ट 4 है ना, मतलब अगर देखें तो भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से 51 तक जो है इसका प्रोविजंस किया हुआ है। तो क्वेश्चंस जो है पीटी में क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है किस पार्ट में जो है इसका उल्लेख किया गया है, या कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जो है सिद्धांतों तक के लिए जो है दिए गए हैं। ठीक है? तो इस तरीके का जो है पीटी में क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है? अब दूसरा है कि जो है ये जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है। तो हमको ये उद्देश्य समझना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी क्यों लाया गया है, इसको रखने का क्या मतलब है। तो एक तरह से हमको वेलफेयर स्टेट के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसको? मतलब ये चूंकि जो है भारतीय संविधान के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया है, तो सिंपल सी बात है कि भारत को जो है एक तरह से किस तरीके का स्टेट के रूप में जो है बनाने का जो है ये निर्देश दे रहा है कि जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है क्या करना है कि जो है स्थापना करना है। ठीक है? और राज्य की नीतियों को जो है मार्गदर्शन करना है। सिंपल सी बात है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ये जो है एक तरीके से वेलफेयर स्टेट के रूप में जो है भारत को स्थापित करता है, और साथ में क्या कर रहा है कि राज्य को जो है एक तरह से ये क्या कर रहा है, गाइडिंग कर रहा है कि जो है राज्य जो भी नीतियां बनाई गई हैं वो जो है इन्हीं मार्गदर्शन सिद्धांतों के आधार पर जो है नीतियों का जो है निर्माण वो करेंगे। ठीक है? तो एक तरीके से क्या है कि डीपीएसपी क्या कर रहा है कि जो है इसका एक उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और दूसरा राज्य के नीतियों को जो है मार्गदर्शन देना है। क्लियर? तीसरा है कि जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि ये एक तरीके से बहुत सारे अधिकार भी देता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है जैसे फंडामेंटल राइट जो है अधिकार देता है, उसी तरह के इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो लोगों को अधिकार देते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर क्या है कि फंडामेंटल राइट को हम न्यायालय में
जो है लागू करने के लिए जो है आप जा सकते हैं, लेकिन जो है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। मतलब ये न्यायालय के द्वारा क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब न्यायालय के द्वारा जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा जो है नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा है कि दूसरा पॉइंट देखना है कि इनकी न्यायालय में लागू ना करने वाली जो है प्रकृति है इसका, और इसे जो है न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन समय समय में न्यायालय ने जो है बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिनके द्वारा जो है न्यायालय जो है समय समय पर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं डीपीएसपी में, ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लागू करवाने पर जो है न्यायालय ने बल दिया है, और न्यायालय ने जो है कई जो है प्रोविजंस को लागू भी करवाया है। तो ये है, लेकिन चूंकि संविधान में दिया हुआ है कि जो है इसकी प्रकृति ऐसी है कि आप न्यायालय में जो है जाकर इसको आप लागू नहीं करवा सकते। कारण साफ था, क्यों नहीं करवा सकते थे। संविधान निर्माता जो थे वे नहीं चाहते थे कि जो है शुरुआत में जब हमारा जो राज्य जो है नए नए राज्य का रूप में जो है हम लोगों ने स्थापित किया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है एक तरीके से भारतीयों के द्वारा जो है शासन स्थापित किया गया, और नए राज्यों के ऊपर जो है इतना प्रेशर नहीं डालना था कि जिससे जो है राज्य बिखर जाए। तो राज्य की क्षमता के अनुसार जो है उनको डेवलप भी करना था। अगर उनके पास क्षमता नहीं था, अगर उनको हम जो है बहुत सारे जो है कल्याणकारी काम करने पे जो है जोर दे देते, तो इस तरह से राज्य जो है बिखरने का जो है कगार पे चला जाता। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने इसको बाध्यकारी नहीं बनाया और इसको समय के साथ छोड़ दिया कि समय जैसे जैसे जो है राज्य मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वो अपने आप जो है इन चीज़ों को लागू करेंगे। लेकिन एक तरह से नैतिक दायित्व है राज्य के ऊपर कि जब भी कोई भी नीतियां या कार्यक्रम तय करें नागरिकों के लिए, तो इन मार्गदर्शन सिद्धांतों को क्या करें, वो जो है ध्यान में रखें और जो है नीतियां तय करें। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो हम लोग को दूसरा जो अप्रोच क्या लेना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी का जो है आपको वर्गीकरण करना है। अब हम लोग जो है वर्गीकरण जो है 3 तरीके से इसका जो है करते हैं पूरा डीपीएसपी में जो है, उसमें अगर देखते हैं तो 3 तरीके का जो है वर्गीकरण आपको मिलेगा। पहला वर्गीकरण है जो है सोशलिस्ट जो है प्रिंसिपल मिलता है, मतलब जो है समाजवादी सिद्धांत मिलता है। तो समाजवादी सिद्धांत जो है कई आर्टिकल्स हैं जो समाजवादी सिद्धांत के रूप में जो है इसको स्थापित करते हैं। जैसे अगर हम लोग आर्टिकल जो है 38 देखें, 38, 39 और 41, ये एग्जाम्पल्स है जो समाजवादी सिद्धांत को क्या करता है कि जो है बताता है। क्लियर? जैसे आप 38 में देखिए, ये क्या करता है, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो है लोगों के कल्याण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। क्लियर? दूसरा देखें कि आर्टिकल 39 क्या कर रहा है, तो सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इंक्लूडिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है कि जो है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इंक्लूडिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब नीति के कुछ सिद्धांत, है ना, और संसाधनों का समान वितरण, है ना। तो संसाधनों का समान वितरण की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, मतलब जो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का जो है अधिकार की बात करता है। तो ये सब वैसे जो है विषय है जो समाजवादी सिद्धांत में जो है परिलक्षित होते हैं, समाजवादी सिद्धांत में जो है ये मिलते हैं, और जो है ये हमारे संविधान में जो है ये दिए हुए हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो डीपीएसपी जो संविधान में दिया गया है, उसका अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो उसमें आपको समाजवादी सिद्धांत भी जो है मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो गांधीयन प्रिंसिपल, नेक्स्ट हम लोग को जो मिलता है वो क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, है ना। तो गांधीवादी सिद्धांत जो है अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 43 ये क्या करता है कि जो है आर्टिकल 43, 40, आर्टिकल 47 ये सब जो है क्या करता है, गांधीयन सिद्धांत को जो है परिलक्षित करता है। मतलब जैसे अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब जो है पंचायतों का जो है स्थापना करना, ये क्या है, गांधी जी खुद बोलते थे कि पंचायतों की स्थापना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है आवश्यक है, और जो अंतिम रूप से जो व्यक्ति है उसको भी जो है राजनीतिक जो है अधिकार मिलना चाहिए, और वो भी जो है पार्टिसिपेशन उनका भी होना चाहिए। तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में जो है बात करते थे, है ना, पंचायतों में जो है संगठन की बात करते थे। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। अब यहाँ पे जो है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बोला जा रहा है, मतलब कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात ये गांधी जी का ही था। मतलब हस्तशिल्प टाइप के जो भी उद्योग थे उसको प्रमोट करने की बात करते थे गांधी जी। तो जो है
स्पेशली जो है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। और नेक्स्ट है जो है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ठीक है, मतलब जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पदार्थों का निषेध आर्टिकल 47 में बोलता है कि प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। क्लियर? तो ये जो है उनका जो है गांधीवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट अगर देखें तो डीपीएसपी का वर्गीकरण करें तो ये क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब उदार वैचारिक सिद्धांत की बात करता है ना। जैसे आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48 अगर देखें तो समान नागरिक संहिता, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण, इस तरीके का डीपीएसपी को अगर देखें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि ये जो है सिद्धांत को बताते हैं। और इस तरीके से जो है अगर पूरे डीपीएसपी को देखें तो लगभग 3 तरीके का सिद्धांत जो है इसमें आपको मिल जाएगा, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार जो है लिबरल सिद्धांत। ये 3 तरीके का सिद्धांत आपको मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखें तो इंटर रिलेशन विथ फंडामेंटल राइट्स, मतलब हम लोग क्या करना है कि इंटर रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट के साथ जो है आपको इसको क्या करना है, इंटर रिलेट करना है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट के साथ जो है इसका क्या संबंध है, तो आपको फंडामेंटल राइट के साथ जोड़कर ही जो है आपको क्या करना है कि जो है डीपीएसपी को पढ़ना है। ठीक है, जैसे डीपीएसपी कैसे मौलिक अधिकारों का पूरक है ये समझे। ठीक है, जिससे जो है शासन के संतुलित दृष्टिकोण को क्या कर रहा है, प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेशली क्या है, बैलेंस्ड है ना अप्रोच टू गवर्नेंस, है ना, जिसमें क्या है स्टडी हाउ डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मतलब कैसे जो है ये जो है मौलिक अधिकारों का जो है पूरक है एक तरीके से। उसके बाद महत्वपूर्ण मामलों को जाने, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी के महत्व को मूल संरचना के सिद्धांत के साथ जो है बनाए रखा है। तो डीपीएसपी को जो है मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के साथ जो है क्या है इसमें जो है बनाए रखा है इस केस में। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में जो है क्या है सामंजस्यपूर्ण निर्माण या संबंध पर जो है बल दिया गया है, स्पेशली जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो एक तरीके से आपको जो है कुछ केसेस का भी जो है अध्ययन करना है, जिसमें डीपीएसपी और जो है फंडामेंटल राइट के बीच में जो है दोनों के बीच में जो है एक तरह से रिलेशन डेवलप किया गया है, खासकर जो है सामंजस्यपूर्ण जो है रिलेशन के रूप में। क्लियर? तीसरा है जुडिशियल जो है इंटरप्रिटेशन एंड की जजमेंट। आपको जुडिशियल जो है इंटरप्रिटेशन भी देखना है कि जो है डीपीएसपी में जो है किस तरीके से बहुत सारे केसेस जो है डीपीएसपी में दिए गए प्रोविजन को जो है एक तरह से जो है उन्होंने किस तरीके से जजमेंट दिया गया है। ठीक है, जैसे चंपकम दोराई राजन केस। ठीक है, उसके बाद जो गोलकनाथ मामला, उसके बाद जो है उन्हीं कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये 3 मामले जो इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे इसमें है स्थापित किया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है। दूसरा में क्या है कि संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया, जैसे बाद में केशवानंद भारती मामले में संशोधित किया गया। और अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता भी दी गई। मतलब हम लोग बोले ना कि जैसे फंडामेंटल राइट के रूप में क्या हुआ कि जो है एक तरह से मौलिक अधिकार के रूप में डीपीएसपी में प्रोविजन है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट के रूप में जो है उसको मान्यता दे दी गई। जैसे आर्टिकल 21A है ना, आर्टिकल जो है 21A में जो है बाद में इसको जोड़ा गया है ना, लेकिन एक तरह से शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का पार्ट माना गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया। क्लियर? नेक्स्ट है अमेंडमेंट, संशोधन वाला पार्ट भी देखना है आपको, स्पेशली जो है डीपीएसपी को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधनों का जो है क्या करना है, अध्ययन करना है। जो भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं जिससे डीपीएसपी को प्रभावित किया है या इफेक्ट डाला है, तो वैसे संशोधनों को भी क्या करना आपको देखना है। ठीक है, जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर क्या किया, प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो 42 इज मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो क्या है आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 21A स्पेशली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इस तरीके का जो है आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देखना है, जो क्या है स्पेशली जो है फंडामेंटल राइट
और डीपीएसपी दोनों के में जो है प्रोविजन, जैसे 86 है जहां पे फंडामेंटल राइट में भी प्रोविजन करता है और वो डीपीएसपी को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आपको जो है वैसे सारे जो है अमेंडमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखना है जो क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है कहां पे, डीपीएसपी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाते हैं इंपॉर्टेंट डीपीएसपी इन करंट कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखें तो डीपीएसपी में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 44 आपको मालूम है सामान्य नागरिक संहिता का जो है अभी हाल फिलहाल खूब चर्चा में है ये, और जो है इसको लागू करने पर जो है बल देने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके कार्यान्वयन और प्रभाव पर इसका अगर क्रियान्वित किया जाएगा तो इस पर क्या जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इस पर जो आपको देखना है करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो है इस पर क्या चर्चा चल रहा है, इसका क्या जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आपको देखना है। उसके बाद जो है निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A न्याय तक पहुंच को बढ़ाने से संबंधित जो है जो भी चीजें हैं उसको आपको देखना है, स्पेशली जो है इंश्योर्ड जस्टिस। आर्टिकल 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्पेशली जो है कोविड-19 के बाद में जो है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली सरकारी जो भी योजनाएं हैं आपको उन योजनाओं को भी जो है क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर, तो आपको एक तरीके से क्या है कि इसको इंपॉर्टेंट जो भी करंट इवेंट है, करंट जो है अफेयर्स है उनके साथ आपको जोड़ना है, जो भी उस तरीके का जो है कार्यक्रम या योजनाएं लागू हो रही है। क्लियर, तो आपको इस तरीके से जोड़कर पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखें चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कार्यान्वयन में जो है चुनौतियां क्या है। तो जो है आपको देखना है कि स्टडी करना है रीजंस व्हाई डीपीएसपी इज नॉट फुल्ली, है ना। तो आपको क्या करना है, उन कारणों का अध्ययन करना है जिसकी वजह से डीपीएसपी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। स्पेशली हमको किस तरीके का जो है समस्याओं को देखना है। ठीक है, तो वित्तीय सीमाएं, सार्वजनिक इच्छा शक्ति, है ना, मतलब जो है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, है ना, एंड पॉलिटिकल विल पावर। तो जो भी है, जो भी इसका जो है चुनौतियां हैं जिसके कारण जो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है, जो भी इसका जो है दिया हुआ है जो भी मार्गदर्शन वो आज भी फुलफिल नहीं हो पाया, तो उनके जो भी चैलेंजेस है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका जो स्पेशली जो है डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी बीइंग मोर मोरल ऑब्लिगेशन विदाउट लीगल बैकिंग, मतलब इसका जो है क्या होता है, आलोचना होता है क्योंकि जो है इसका लीगल जो है बैकिंग जो है नहीं दिया गया। जैसे फंडामेंटल राइट में लीगल बैकिंग है, यहाँ पे लीगल जो है बैकिंग नहीं दिया हुआ है, बैकिंग नहीं है, मतलब जो है इसका आप देखें कानूनी जो है समर्थन के बिना जो है ये सिर्फ एक तरह से मोरल जो है एक नैतिक दायित्व तो बन जाता है ना, ये आरोप भी लगता है, तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कुछ जो है डीपीएसपी को न्यायालय में लागू करने योग्य बनाने पर बहस का विश्लेषण करना है, खासकर एजुकेशन और जो है स्वास्थ्य को लेकर, है ना। जैसे राइट टू हेल्थ की बात हो रही है तो इसमें जो भी चर्चा है उसको आपको देखना है कि किस तरीके से जो है इसको बनाया जा सकता है। जैसे शिक्षा को, एजुकेशन को जैसे बनाया गया उसी तरह क्या जो है इसको हेल्थ को भी जो है फंडामेंटल राइट के रूप में बनाया जा सकता है या नहीं। क्लियर, नेक्स्ट है नीतियों और योजनाओं के साथ इसका संबंध। तो विभिन्न जो नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं उनके साथ डीपीएसपी का क्या रिलेशन है उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, जैसे मनरेगा, जैसे देखिए आर्टिकल 41 से संबंधित है, 41 में जो प्रोविजन है उसी को क्या कर रहा है, मनरेगा लिंक कर रहा है। जैसे मिड डे मील योजना है ना, ये जो है आर्टिकल 39 और 47 दोनों से संबंधित हो जाता है। आयुष्मान भारत आर्टिकल 47 से संबंधित हो जाता है। तो आपको ये जो है विभिन्न जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको आपको लिंक करना पड़ेगा। डीपीएसपी में जो भी प्रोविजंस दिए हैं, जिस तरीके से वेलफेयर की बात किया गया, ये सब क्या है, वेलफेयर ही स्कीम है। जो यहाँ रोजगार देने की बात कर रहा है, यहाँ पे जो है कुपोषण को दूर करने की बात किया जाता है। आयुष्मान भारत जो है ये जो है आपके स्वास्थ्य की देखभाल की बात करता है। ये सब जो वेलफेयर स्कीम ही है, क्योंकि हमको वेलफेयर जो है स्टेट बनाने का प्रोविजन जो है डीपीएसपी में, तो वहीं से आपको जो है लिंक करना पड़ेगा कि कहाँ पे, जहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल है तो वहाँ से लिंक करेंगे हम आयुष्मान भारत का, जहाँ पे पोषण स्तर को सुधारने की बात है तो वहाँ पे लिंक करेंगे हम, जहाँ पे जो है शिक्षा की बात है तो वहाँ पे हम लिंक करेंगे। तो आपको विभिन्न जो है रोजगार देने की बात है, रोजगार उत्सर्जन की बात है तो वहाँ पे लिंक करेंगे। तो जहाँ पे भी जिस तरीके के प्रोविजंस है
आपको उन योजनाओं के साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो है तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो भारत के डीपीएसपी और अन्य देशों के संविधानों की निर्देशित नीतियों के साथ जो है क्या करना है, तुलना करना है, जिससे वैश्विक जो है अप्रोच जो है हमें पता चल सके, है ना। तो जो हम लोग जो स्पेशली हम लोग देखेंगे तो अन्य देशों के जो भी संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो भी डीपीएसपी दिया हुआ है, तो हम लोग अपने डीपीएसपी और उनके डीपीएसपी से तुलनात्मक करेंगे और एक तरह से इंटरनेशनल जो अप्रोच है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि जो है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो है उसकी जो है व्याख्या कीजिए और अन्य देशों के साथ जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करिए और कितना जो है अलग हमारा जो है डीपीएसपी है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके का भी जो है चीजों को तैयार करना है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो है स्ट्रेटेजिक राइटिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, हमेशा हम बताते रहते हैं कि जब भी आप जिस टॉपिक को भी पढ़िए उसके साथ जो है आप आंसर लिखने का जो है अप्रोच जरूर अपनाएं। जो भी टॉपिक जिस अप्रोच के साथ बढ़े फिर उसको आंसर के साथ जो है उसको हम जोड़े, आंसर लिखें। हम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके साथ जो है आप अटैच कर लीजिए और जो है उसके आंसर्स लिखने का प्रयास कीजिए। हमेशा मेंस के साथ जो है आप आंसर कीजिए, चाहे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों तरीके से आपको जो है आंसर लिखना है। और आंसर में जो है आपको देखना सिंपल डीपीएसपी की परिभाषा, संवैधानिक ढांचे में उसका महत्व क्या है, ये आप परिचय के रूप में जो है आप इसको डेवलप कर सकते हैं। मुख्य भाग के रूप में जो है प्रमुख अनुच्छेद को उसको देखिए, मामले के कानून का जो स्थिति है उसको देखिए, है ना। हाल ही में जो विकास उसका क्या हुआ, मौलिक अधिकारों के साथ जो है तुलनात्मक चर्चा पे जो है आप इस तरीके का देख सकते हैं। और निष्कर्ष में कल्याणकारी राज्य के लिए जो है दिशा निर्देश के रूप में उसकी भूमिका और उसके महत्व के बारे में जो है आप बना सकते हैं। तो इस तरीके के अप्रोच बनाकर आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है रिवीजन टेक्निक को भी अपनाइए। बिना रिवीजन के जो है आपको याद नहीं होगा, तो बार बार जो है आप इसको रिवाइज करते रहें, जिससे जो है इसके जो विभिन्न प्रोविजंस हैं वो आपको याद हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन, मतलब प्रश्नों का अभ्यास। तो आप इसमें पीटी प्रीलिम्स का भी जो है आप जो भी प्रश्न है उसका आप अभ्यास करते रहें। विभिन्न जो राज्यों के जो जीएस पेपर में जो पॉलिटी से रिलेटेड जो डीपीएसपी का क्वेश्चन आए हुए हैं उसका अभ्यास आप करें। उसके अलावा यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका अभ्यास आप कर सकते हैं, जो भी डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर और भी अदर एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप उसका भी रिविजन जो है कर सकते हैं। तो रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है प्रीलिम्स का जो है आप अभ्यास पत्र बनाइए और मेंस में आप स्पेशली जो है आंसर जो है राइटिंग कीजिए। क्लियर। तो इस तरीके से जो डीपीएसपी के रूप में जो है आप इन विभिन्न अप्रोच को अपनाकर जो है आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेहतर रणनीति है। अगर इन रणनीति के साथ जो है आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो है डीपीएसपी से आने वाले जो भी संभावित क्वेश्चन है वो सारे जो है सॉल्व हो जाएंगे, कहीं पे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस तरीके से जो है आपका जो है बेहतर जो है एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, एक बेहतर जो है आपका आंसर राइटिंग डेवलप भी हो जाएगा। और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं प्रीलिम्स का तो आपका प्रीलिम्स भी जो है लगभग सही रहेगा, गलत नहीं होगा। क्लियर। तो ये जो है डीपीएसपी के अप्रोच हमने बताया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि सर जो है हिस्ट्री का भी कुछ सेगमेंट का जो है वीडियो आप बनाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो है नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का ही आपको दे, हिस्ट्री का ही बनाने का प्रयास करूंगा। और कोशिश करता हूं कि जो है हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है जो भी उसके जो है अप्रोच होंगे, विभिन्न स्ट्रेटजी जो होंगे, और इस बार थोड़ा चर्चा भी करते चलेंगे। जो भी उसके जो डायमेंशन होंगे उन डायमेंशन को भी हम बताते चलेंगे कि क्या क्या डायमेंशन इसमें है और उसका क्या क्या जो है इफेक्ट है। क्लियर। तो आज के लिए जो है इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जो है धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जोहार।